Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be all good. और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस का जो कंटेंट है, कंटेंट नंबर 6, जिसमें अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स के बारे में बात की गई है। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड बताऊंगा। और इसके चैप्टर के बैकग्राउंड में मैं आपको पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उससे इंटैक्ट करूंगा। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिहाज से हमारा पिछले चैप्टर्स के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करता हूँ बैकग्राउंड में कि हमने जो पिछले दो चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें एक अकाउंटिंग फॉर मटेरियल और दूसरा अकाउंटिंग फॉर लेबर की बात की थी। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में हमने मटेरियल को डिफाइन किया था और फिर कहा था कि मटेरियल की दो इकसाम होती हैं, या दो तरीकों से मटेरियल को हम डील करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। एक के बारे में हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल और एक कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल। आपको याद होगा कि डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व होता है या डायरेक्टली तौर पर यूज होता है, उसी मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया था कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो गारमेंट की फैक्ट्री के अंदर हम जब गारमेंट्स बनाते हैं तो मेन मटेरियल क्या होगा हमारा? कपड़ा, या सिलाई करने के लिए धागा या रील उसकी, या बटन, या जिप, यही चीजें मटेरियल कहलाएंगी। अब यही चीजें जब हम अपनी शर्ट में या ट्राउजर में यूज करेंगे तो ये आपको नजर भी आएंगी, आप इनको ट्रेस भी कर सकते हैं, इजीली अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी किसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको प्रोड्यूस करने के लिहाज से जो कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम की तमाम चीजें डायरेक्ट मटेरियल कहलाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। हर वो मटेरियल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फैक्ट्री में कहीं ना कहीं खरीद कर रखा जाता है और फैक्ट्री में इस्तेमाल भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी, दोबारा आपको याद कराता हूं कि क्लीनिंग मटेरियल खरीदते हैं फैक्ट्री वाले। वो क्लीनिंग किस चीज की होती है? जाहिर है, पूरी फैक्ट्री को अगर सफाई करनी हो तो झाड़ू खरीदेंगे, या कोई तेजाब खरीदेंगे जिसको हम हार्पिक वगैरह के नाम से याद करते हैं। तो वो है तो मटेरियल, और खरीदा किसके लिए है? फैक्ट्री के लिए खरीदा है, फैक्ट्री की सफाई के लिए खरीदा है। फैक्ट्री का खर्चा हुआ है, फैक्ट्री के ऊपर खर्च होगा। फैक्ट्री ने अपनी जेब से खर्च किया है और फैक्ट्री के लिए खर्च होगा। तो ऐसी चीज को, ऐसे मटेरियल को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। और भी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो खरीदी भी जाती हैं और फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल भी होती हैं, लेकिन जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर वो नजर नहीं आएंगी। अगर वो फैक्ट्री में ही इस्तेमाल होती हैं लेकिन प्रोडक्ट में वो नजर नहीं आती, इसलिए उनको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। मेरे ख्याल है आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कि खरीदा तो है मटेरियल, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाई है उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं ये कहता हूं कि फैक्ट्री का जो एरिया है ना, जितना भी एरिया है, वो किराए पर लिया है। ठीक है, अब जब किराए पर लिया है तो ये भी तो फैक्ट्री के लिए खर्च किया है। अब ये खर्च किया है तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। एक और बात कर लेते हैं कि फैक्ट्री के लिए हमने, चूंकि हमारी फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, तो वो जो मशीनरी है उसके काम करने के दौरान उसकी कोई टूट फूट भी हो जाती है। टूट फूट हो जाती है तो टूट फूट को रिमूव करने के लिए हमने वर्कशॉप बनाई हुई है। वर्कशॉप बनाई हुई है, वर्कशॉप के लिए हमने स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे हुए हैं। क्योंकि फैक्ट्री में अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो स्पेयर पार्ट भी खरीदेंगे। अब वो जो स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं वो अल्टीमेटली फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होंगे। फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होंगे तो इस मटेरियल को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो कि प्रोडक्शन में तो इस्तेमाल नहीं होती, चीज की प्रोडक्शन के दौरान तो इस्तेमाल नहीं होती, चीज जब प्रोड्यूस हो जाती है उसमें नजर तो नहीं आती, लेकिन वो मटेरियल की हैसियत रखती है। ठीक है। तो वो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर लेबर का। अकाउंटिंग फॉर लेबर में हमने क्या पढ़ा था कि लेबर का मतलब ये है कि हर वो एफर्ट्स या हर वो काम जो कि फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, हर वो बंदा, हर वो मजदूर, हर वो मुलाजिम जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसको लेबर कहते हैं। लेबर को की दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, दो एग्जाम पढ़ी थी। एक थी डायरेक्ट लेबर, एक थी इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है? ये वही बंदा है जो कि गारमेंट्स को बनाने के लिए पहले कपड़ा काटता है, काट के उसकी स्टिचिंग करता है, स्टिच करने के बाद उसकी पैकिंग करता है, और चीज प्रोड्यूस होके बिकने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर जो लोग अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग गारमेंट्स को बनाने के लिए कपड़े को काट रहे हैं, उनका काटा हुआ नजर आ रहा है। ये कपड़ा कटा हुआ होगा, फिर इसकी अगर फॉर एग्जांपल शर्ट बना रहे हैं तो इसके बाजू बने होंगे, इसका जो है वो बॉडी का दूसरे हिस्से का जो है ना वो चीज़ें काटी होंगी। ठीक है। उसमें जो है ना वो उसके पॉकेट्स बनाई होंगी, और मुख्तलिफ तरीकों से जिस तरीके से भी शर्ट बनानी है उसको बनाया होगा। तो बनाने के लिए पहले कटिंग हुई होगी कपड़े की, कटिंग के बाद स्टिचिंग हुई होगी, स्टिचिंग के बाद इसको जो है ना वो पैक करके आउटलेट पे भिजवा दिया जाएगा, और इस तरह ये बिक जाएगी। तो गारमेंट्स को काटने के लिए, स्टिच करने के लिए और पैकिंग करने के लिए जिस बंदे ने भी अपनी एफर्ट्स लगाई हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को डायरेक्ट लेबर कहेंगे। अगेन, इसको मैं डायरेक्ट लेबर क्यों कहूंगा? क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उनका काम किया हुआ नजर भी आ रहा है, और उनके काम किए हुए को खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी एफर्ट्स लगाई हैं, ऐसी तमाम की तमाम लेबर को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर कहेंगे। अब मैं आ जाता हूं, दूसरी इसकी किस्म है इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर से क्या मुराद है? कि ऐसे मुलाजिम या ऐसे लेबर जो कि डायरेक्टली तौर पर तो प्रोडक्शन में काम नहीं कर रही, लेकिन जो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या उनके काम को आसान बना रहे होते हैं, या उनके काम की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, या उनके काम की सुपरविजन कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, इनके काम को चेक करने के लिए या इनके काम की सुपरविजन करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा जाता है। अब ये जो सुपरवाइजर है, ये डायरेक्टली तौर पर प्रोडक्शन नहीं कर रहा, डायरेक्टली तौर पर कोई चीज बना नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्मूथ लाइन करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए, प्रोडक्शन सही हो रही है कि नहीं सही हो रही, टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, मजदूर जो है वो मटेरियल जाया तो नहीं कर रहे, मजदूर जो है ना टाइम जाया तो नहीं कर रहे, मजदूर काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या मजदूर किसी भी लिहाज से अगर उनको किसी भी किस्म की निगरानी की जरूरत है तो ये लोग निगरानी कर रहे होते हैं। जो लोग निगरानी कर रहे होते हैं वो भी कंपनी के मुलाजिम होते हैं, वो भी फैक्ट्री के मुलाजिम होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ देख रहे होते हैं।
सिर्फ निगरानी कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को हम सुपरवाइजर कहते हैं। जो सुपरवाइजर होते हैं ये भी तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह के बदले में ही निगरानी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम मुलाजमीन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ लाइन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और मजदूरों को असिस्ट कर रहे हैं, किसी भी लिहाज से फैक्ट्री के लिए फायदेमंद हैं, और फैक्ट्री से अपने काम करने के बदले में, अपना टाइम देने के बदले में तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। मैं एक और एग्जांपल देता हूं इनडायरेक्ट लेबर की। एक तो सुपरवाइजर की दे दी, दूसरा फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर क्लीनर भी काम कर रहे हैं सफाई करने के लिए, फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एडमिन ऑफिसर हो गए, या कंपनी के अकाउंटेंट्स हो गए, या इस किस्म के जो है ना फैक्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं। अब ये लोग प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। और इसी की ही डिस्कशन हमने अकाउंटिंग फॉर लेबर के चैप्टर में पढ़ी थी। तो अब ये बात भी याद रख लें, ठीक है। हमने, जब मैंने कहा कि अकाउंटिंग फॉर मटेरियल और अकाउंटिंग फॉर लेबर के चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो उसके लिहाज से एक नई चीज मैंने आपको जो है ना वो सिखानी है और बताना है कि इन दोनों चैप्टर्स में से मैंने एक डायरेक्ट मटेरियल अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के चैप्टर में से और एक डायरेक्ट लेबर अकाउंटिंग फॉर लेबर के चैप्टर में से दो चीजें उठानी है और इन दोनों को जमा कर देना है। जब इन दोनों को जमा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? एक नई टेक्निक आप सीख जाएंगे, और उस टेक्निक का नाम क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। उसका क्या नाम होगा? प्राइम कॉस्ट। आपने जब कभी भी फ्यूचर में मेरे साथ क्वेश्चन हल करना है, तो मैं जब कभी भी कहूंगा कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को आपस में जमा कर दें, और उसके अंदर एक और भी चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जमा कर दें तो लफ्ज बन जाता है प्राइम कॉस्ट। ये चीज आपने नोट करनी है। मैंने यहां पर इधर इसको हाईलाइट कर दिया है कि प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल जमा डायरेक्ट लेबर जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जमा करते हैं तो लफ्ज क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक हो गया। और ये भी हमने ये डिस्कस करना है कि एक लफ्ज होता है प्राइम कॉस्ट, और इसी प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने यहां पर आपको बुलेट जो है वो हाईलाइट कर दी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। वो कहता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। अब ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पर ये लफ्ज यूज किया गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? इसका इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही होती है ना, तो बल्कि आपके पास ये सवाल के अंदर ये पेज में ये एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जब कभी भी कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही होती है ना, तो अगर प्रोड्यूस करने के लिहाज से उसका फार्मूला या उसके चीज को बनाने का जो फार्मूला कह रहे हैं, फ्रेंचाइज कह लें, या इजाजतनामा कह लें, ठीक है, वो इजाजतनामा अगर किसी से हासिल करते हैं और उससे हासिल करने के बदले में हम उसको कोई पैसे अदा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉयल्टीज कहते हैं। तो जब कभी भी कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, किसी का ब्रांड नेम यूज करने के बदले में उसको कोई कानूनी तौर पर कोई कीमत अदा कर रहे हैं, या कानूनी तौर पर किसी किस्म का रेंट अदा कर रहे हैं उस ब्रांड नेम को यूज करने के बदले में, तो उसको हम क्या कहेंगे? रॉयल्टीज कहेंगे। और रॉयल्टीज क्या होती हैं? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो जब मैं कहूंगा कि जी डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे कि रॉयल्टीज जो है ना उसकी एग्जाम्पल है। या ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल किसी डिजाइनर का बना हुआ डिजाइन जो है ना हम यूज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसका बना हुआ डिजाइन यूज कर रहे हैं, उसके डिजाइन यूज करने के बदले में कानूनी तौर पर उसको कोई कीमत अदा कर रहे हैं, या कोई रेंट अदा कर रहे हैं, या कोई किसी किस्म का जो है ना उसको किराया अदा कर रहे हैं, तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? रॉयल्टीज कहेंगे। और ये जो रॉयल्टीज हैं ये क्या कहलाएंगी? अकाउंटिंग की जबान में क्या कहलाएंगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगी। तो अब देखें, ये बात क्लियर हो गई कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जो कि प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है उस, ठीक है, प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी आपकी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। अब हम आगे बात लेके चलते हैं।
एक दूसरा लफ्ज होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बात की कि जिस वक्त हम मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक डायरेक्ट मटेरियल था, एक इनडायरेक्ट मटेरियल था। जो इनडायरेक्ट मटेरियल था ये क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अकाउंटिंग फॉर लेबर में एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। जो इनडायरेक्ट लेबर होता है वो क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल में से इंडायरेक्ट मटेरियल उठा लें और लेबर में से इंडायरेक्ट लेबर उठा लें, इन दोनों को अगर जमा कर दें तो वो क्या बन जाएगी? एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे या इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक हो गया। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम अ, अपने कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्कस करते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? ओवरहेड। ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स को सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस कहेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जबान में या कॉस्ट अकाउंटेंट की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड्स आपकी जो है वो स्क्रीन में सामने आप मैंने हाईलाइट करके दिखा दी है कि एक्सपेंसेस का दूसरा नाम ओवरहेड्स होता है। ठीक है। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मैं दो लफ्ज यूज कर रहा हूं आपके सामने। एक लफ्ज होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोनों को ही हम क्या कहेंगे? ओवरहेड्स कहेंगे। और इससे भी ज्यादा आसान बनाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर फैक्ट्री के अंदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया जाए तो तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है ओवरहेड्स। ठीक है। अगर मैं कहूं आपको कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे ओवरहेड्स कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही होगा। दोबारा सुन लें कि जब कभी भी हम ये कहें कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट और एक होती है ओवरहेड कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी कॉस्ट हम अदा करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, उन सबको हम क्या कहेंगे? ओवरहेड कॉस्ट कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक लफ्ज होता है, बल्कि इसका फार्मूला भी अब नोट डाउन कर लें, यहां पर मैंने इसको हाईलाइट कर दी है। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। लिखा हुआ है ओवरहेड्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब कभी भी हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ओवरहेड्स तीन चीजों का मजमूआ है। इट कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो लफ्ज क्या बन जाता है? ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड्स को मजीद भी कुछ नामों से याद किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक होता है ओवरहेड्स, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, चौथा होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये ऑल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबली अक्सर हम ये लफ्ज यूज किया करेंगे। हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हैं इसके ऑल्टरनेटिव नेम। हमारे चैप्टर का नाम जिस तरह अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स है, हम इस चैप्टर में ओवरहेड्स के मुख्तलिफ नामों से इसको याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ओवरहेड्स जो हैं वो बेसिकली किन किन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बुक से भी कंसल्ट करता हूँ। डेफिनेशन में लिखा हुआ है ओवरहेड्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन वेयर द बिजनेस दे आर इनकर्ड। वो कहता है कि ओवरहेड्स कहाँ कहाँ पे जो है ना वो इनकर होते हैं। तो बुलेट्स में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन के अंदर भी ओवरहेड्स खर्च होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी खर्च होते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्च होते हैं। ठीक है। तो जब भी हम कहेंगे कि जी ओवरहेड्स कहाँ कहाँ पे खर्च होते हैं, तो आप अपने क्या याद रखना है कि तीन जगहों पे खर्चे होते हैं। खर्चे कह लें या ओवरहेड्स कह लें, वो कौन 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 सी जगह पे होते हैं? प्रोडक्शन पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे होते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि चूंकि हमने ओवरहेड्स को तीन जगहों पर तकसीम कर दिया, अब जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो कौन कौन से नजर आएंगे आप? अगर आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स की सिंपल बात करें या प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मजीद डिटेल से बात करें तो वो कहता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी मजीद तीन जगहों पर खर्च होते हैं।
वो कौन कौन से हैं? लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ अ फैक्ट्री कैन इंक्लूड द फॉलोइंग कॉस्ट। हीटिंग द फैक्ट्री, हीटिंग से क्या मुराद है? फैक्ट्री के अंदर एक खास टेम्परेचर तक लाने के लिए फैक्ट्री को हीट करना पड़ता है। जब फैक्ट्री को हीट करना पड़ता है तो फैक्ट्री को हीट करने के लिहाज से जो भी कोई पैसे खर्च करेंगे उसको हम हीटिंग द फैक्ट्री कहेंगे, और ये भी आपको खर्च अदा करना पड़ेगा। और इस खर्च को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहेंगे। ठीक हो गया। फिर दूसरा लिखा हुआ है लाइटिंग द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर एक खास इस्तेमाल के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए, फैक्ट्री के इक्विपमेंट को, मशीनरी को, प्लांट को, या फैक्ट्री को लाइटिंग देने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको लाइटिंग द फैक्ट्री कहते हैं। आमतौर पर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो लाइटिंग द फैक्ट्री ये भी आपके ओवरहेड्स कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा है रेंटिंग द फैक्ट्री। अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को हमने जो है ना वो किराए पर लिया हुआ है, फैक्ट्री एरिया को हमने किराए पर लिया हुआ है, जिस जगह पर फैक्ट्री लगाई हुई है वो एरिया हमारा अपना नहीं है, कंपनी का अपना नहीं है, कंपनी ने इसको किराए पर लिया हुआ है, तो इस किराए को भी हम क्या कहेंगे? रेंटिंग द फैक्ट्री। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने अभी पढ़े हैं ये सारे के सारे जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएंगे या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। मैं यहाँ पर ये लफ्ज मैं डिपार्टमेंट यूज करके गया हूँ, इसके लिए इसकी जगह पे हम कॉस्ट सेंटर भी लफ्ज यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वो कहना चाह रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो पैसे खर्च होते हैं वो किस किस डिपार्टमेंट पे खर्च होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के नाम क्या क्या होंगे? ये भी हो सकता है। पहले डिपार्टमेंट का नाम असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम मशीनिंग डिपार्टमेंट है, तीसरे डिपार्टमेंट का नाम फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि एक असेंबली कॉस्ट सेंटर है, एक मशीनिंग कॉस्ट सेंटर है, या एक फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो जगह, हर वो डिपार्टमेंट, हर वो सेंटर जहां पे पैसे फैक्ट्री के खर्च होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर भी कह सकते हैं, उसको हम डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ, इन डिपार्टमेंट्स के नाम ये हो सकते हैं। अच्छा, फैक्ट्री को प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट काम करते हैं। वो जो सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट काम करते हैं वो एक्चुअली तौर पर प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर ये डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस में भी रुक सकती है, कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस डिले हो सकती है, कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथ लाइन नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि कंपनी को की प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं? तीन किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं। एक है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से क्या मुराद है? ऐसे समझ लें कि फैक्ट्री के अंदर या मिल के अंदर एक वर्कशॉप बनी होती है, उस वर्कशॉप के अंदर जब कभी भी कोई मशीनरी खराब हो जाती है वहीं पे लाकर ठीक कर दी जाती है। फैक्ट्री की अपनी वर्कशॉप होती है, फैक्ट्री की अपनी जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर चीजें जो है ना वो अगर खराब हो जाए तो सही होने के लिए लाई जाती हैं। बाहर कहीं पे, फैक्ट्री से बाहर कहीं पर लेके नहीं जाई जाती, उससे टाइम भी खर्च होगा, पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, और इस तरह जो है ना वो कंपनी को ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर लेके जाके जो है ना वो चीजें सही करवानी पड़ेंगी। तो फैक्ट्रियां क्या करती हैं? अपना वर्कशॉप का जो सिस्टम होता है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही लगा लेती हैं। फैक्ट्री के अंदर लगाने की वजह से फिर वो अपने जो प्लांट मशीनरी खराब होने की सूरत में जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो मैकेनिक्स होते हैं उनको तनख्वाहें देने के लिहाज से जो पैसे खर्च होते हैं, स्पेयर पार्ट्स पे खर्च होते हैं, और जो भी जो है ना वो मशीनरी को सही करने के लिए पैसे खर्च होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो कहाँ पे खर्च होते हैं? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में खर्च होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, और ये भी एक किस्म का जो है ना वो फैक्ट्री को सपोर्ट कर रहा होता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले यही यही बात की कि कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट या सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। और उसमें सबसे पहले एग्जांपल क्या है? मेंटेनेंस की है।
ठीक है। तो मेंटेनेंस को हम क्या कहेंगे, एक किस्म की वर्कशॉप कहेंगे। ठीक है। कैंटीन, कैंटीन भी बनाई जाती है कि अगर मजदूर जो हैं वो काम करने के दौरान अगर उनको कुछ खाना पीना है, कोई रिफ्रेशमेंट लेनी है, कोई स्नैक्स लेने हैं, तो उसको जो है ना वो लेने के लिए वो फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएंगे। फैक्ट्री से बाहर जाकर जो है ना वो टाइम ज़ाया होता है और एक्स्ट्रा रिसोर्स खर्च होते हैं। फैक्ट्री क्या करती है, अपने ही मुलाजमीन को खाने के लिहाज से या रिफ्रेशमेंट के लिहाज से वहीं पर ही जो है ना एक टक शॉप खोल देती है या उसको एक कैंटीन खोल देती है, जिससे जो है ना वो मजदूरों को जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर ज़्यादा खर्च किए, वहीं पर ही जो है ना उनको सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट कहेंगे, या ऐसे समझ लें कि उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट सेंटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरा होता है स्टोर्स। स्टोर से मुराद भी यही है कि स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग से जो है ना वो एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कि यहाँ पर, यहाँ से आके जो है ना वो स्पेयर पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं, और यहाँ से आके जो है ना वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें टूट फूट का शिकार होती हैं, यहाँ से आके जो है ना वो लेके फैक्ट्री जो है ना वो अपनी चीज़ों को जो है ना वो सही कर सकती है, और इनके ज़रिए जो है ना वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, और यहीं पर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और यही चीज़ें जो है ना वो फैक्ट्री से बाहर इसलिए नहीं रखी जाती ताकि जो है ना वो टाइम ज़ाया ना हो, और मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो कंपनी को नुकसान ना हो, और कंपनी जल्दी से जल्दी जो है ना वो अपनी स्पेयर पार्ट्स का जो मामला है वो यहीं से पूरा कर सके। तो ये थे तीन डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास फैक्ट्री के अंदर दो किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट या सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये बात क्लियर होगी हमें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीज प्रोड्यूस हो रही होती है और सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सपोर्ट के लिए तैयार बैठा होता है। जब कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई मसला होगा तो ये तीन डिपार्टमेंट जो है ना वो कंपनी को सर्व करेंगे, कंपनी के मसाइल को हल करेंगे, और कंपनी के मसाइल को हल करने के लिहाज से जो पैसे खर्च होंगे, ये सारे के सारे जो है ना वो खर्च जो है वो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स पर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, कि जी हमने जो चीज़ प्रोड्यूस की है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है। वो क्या होता है, मैं इसको राइट डाउन करता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी चीज की, जो चीज प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, डीएम प्लस डीएल। ठीक है। प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये जो लफ्ज मैंने यूज किया इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके ऑल्टरनेटिव नेम क्या हो सकते हैं, एफ ओ एच। एफ ओ एच किसे कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इसका मजीद नाम क्या हो सकता है, एम ओ एच, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है। और इसका एक मजीद नाम हो सकता है पी ओ एच, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसको कहना चाहें तो इसको हम सिंपल ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त मैंने ये बताया था कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, कि हर वो पैसे खर्च किए गए जो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा खर्च किए गए हैं, ऐसे तमाम पैसों को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। तो अब देख लें कि जब कभी भी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिहाज से हम तीन चीज़ों को आपस में जमा करते हैं। नंबर वन, डायरेक्ट मटेरियल। नंबर टू, डायरेक्ट लेबर। और नंबर थ्री, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के मजीद दो तीन नाम हो सकते हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, या सिंपल ओवरहेड।
कहलाता है। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि जिस वक्त ये फार्मूला लिख रहे थे हम, तो इस फार्मूले को लिखने के लिहाज से, ये जितना भी फार्मूला मैंने लिखा है, इसको लिखने के लिहाज से हमारे पास, या इसको कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं। वो दो किस्म के मेथड क्या होते हैं कि जब कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही होती है, तो जब हम जितने भी ओवरहेड्स हैं, इन ओवरहेड्स को शामिल करने के लिहाज से, टू इंक्लूड द ओवरहेड कॉस्ट इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट, वी हैव टू मेथड्स। हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। आज हम इस चैप्टर में जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी भी चीज की प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिहाज से, अगर हम इंडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहें या इंडायरेक्ट कॉस्ट को शामिल करना चाहें, तो इंडायरेक्ट कॉस्ट को शामिल करने के लिहाज से जिस मेथड का सहारा लेंगे आज हम, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उससे पहले, इस मेथड को पढ़ाने से पहले या इस मेथड के बारे में बताने से पहले, मैं ये बता दूं आपको कि मैंने डायरेक्ट मटेरियल की बात क्यों नहीं की, डायरेक्ट लेबर की बात क्यों नहीं की। डायरेक्ट मटेरियल तो हमने जो है वो पहले से ही ऐसा ऐसी कॉस्ट है जो कि हमें नजर आ रही है, जो हमें विजिबल है, और जो जो कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट के अंदर आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है। ऐसी कॉस्ट जो कि आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है, मटेरियल की सूरत में आइडेंटिफाई की जा सकती है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। वो तो पहले से ही आइडेंटिफाइड हो चुकी है, डायरेक्ट लेबर पहले से आइडेंटिफाइड हो चुकी है, लेकिन हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इसको शामिल करना सीखना है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इसको इंक्लूड करना सीखना है। इसको इंक्लूड करने के लिहाज से जो मेथड हम यूज करते हैं, उसमें दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरे मेथड का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी फिलहाल हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए इस चीज को पढ़ेंगे। जिस चीज को मैंने सर्कल किया हुआ है, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको पढ़ने के लिहाज से हम कौन से मेथड का सहारा लेते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं, और जो कि ये लिखा हुआ है। चलें जी, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं इसका बैकग्राउंड बनाता हूं आपके सामने, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब भी यही है, एब्जॉर्व करना। एब्जॉर्ब मीन्स इंक्लूड करना, एब्जॉर्ब मीन्स शामिल करना। जब कभी भी हम ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करेंगे या इंक्लूड करेंगे या इसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर एब्जॉर्ब करने के लिहाज से जो मेथड अप्लाई होगा वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, ये बात याद रखें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल करेंगे, ये कॉस्ट हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट हमारी क्या होगी? एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट से क्या मुराद है? या अगर मैं कहूं आपको कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि फ्यूचर में इनकर होनी है, एक ऐसी कॉस्ट जो कि फ्यूचर में खर्च होनी है, उसके बारे में तो हमें नहीं पता। तो जब हमें उसके बारे में नहीं पता, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? बजटेड कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कि इतनी अंदाजन इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। क्योंकि हमें तो नहीं पता कि फ्यूचर में जो है वो कितना इंडायरेक्ट मटेरियल खर्च होगा, हमें नहीं पता कि कितना इंडायरेक्ट लेबर खर्च होगी, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में जो है वो इतना हमें अखराजात अदा करने पड़ेंगे। हाँ, एक दो अखराजात ऐसे हैं जो कि हमें एग्जैक्टली पता होते हैं, जैसे रेंट की अमाउंट है। रेंट के बारे में तो जो है ना वो पहले से एग्रीमेंट हो चुका होता है, उसके बारे में तो हमें पता है। ठीक है। हमें मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि हमें मुख्तलिफ मुलाजमिन की सैलरीज का तो पता है, क्योंकि हमने खुद अपॉइंट किया हुआ है। हमें ये पता होगा कि सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, हमें ये पता होगा कि मिल्स मैनेजर की सैलरी कितनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर हमें नहीं पता कि कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। ठीक है। तो जो भी कोई पैसे फ्यूचर में खर्च होने हैं, हमने प्रोडक्ट कॉस्ट को तो पहले कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट इसलिए पहले करना है क्योंकि हमने एक कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद चीज को बेचना है।
तो चीज को बेचने के लिहाज से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम से पहले उसकी सेल्स प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सेल्स प्राइस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, सेल्स प्राइस मैं यहां पे लिख देता हूं, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है, ये चीज जो है ना, वो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सारी चीजों को जमा करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को जमा करना है। ठीक है, जब इसको जमा कर लेंगे तो यहां पर हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और हमने इस प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ ऐड करना है। प्रॉफिट मार्जिन फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है कि हम जितनी कॉस्ट कैलकुलेट की उस कॉस्ट का 10% जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज पता होगी तो ही जो है ना हमारा 10% कैलकुलेट हो सकेगा, या 10% या 15% या 20% कैलकुलेट हो सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सारी की सारी वर्किंग करनी है। तो इस वर्किंग को भी मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए, ये शामिल करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है एडवांस में, इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए या शामिल करने के लिए जो मेथड अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। अब इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी 5 स्टेप्स हैं। अगर हम इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें इसके कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करता हूं, आप इसको देखेंगे और फिर उसके मुताबिक इसको हम पढ़ेंगे। देखें, एक लफ्ज लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे जो चीजें हमने पढ़ ली हैं ये आप दोबारा देख सकते हैं। व्हाट इज ओवरहेड, ओवरहेड का चैप्टर है। इसमें मैंने आपको आपके सामने डायरेक्ट कॉस्ट रखी है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या शामिल किया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर लफ्ज क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है कि जब हम कॉस्ट शामिल करेंगे तो हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने करना है स्टेप नंबर 1, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। हमने ओवरहेड्स को एलोकेट करना है। अब ये जो लफ्ज एलोकेशन है, इससे क्या मुराद है, इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, वो ये है कि डायरेक्टली चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर्स। कुछ ऐसे खर्च भी हैं जो कि हम डायरेक्टली तौर पर कॉस्ट सेंटर्स को चार्ज कर देते हैं। कॉस्ट सेंटर्स मींस डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देते हैं। कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो कि हम डिपार्टमेंट्स को डायरेक्टली तौर पर चार्ज कर देते हैं। ये चार्ज कैसे करते हैं, हम एलोकेट करते हैं। एलोकेट से क्या मुराद है, हम एस्टिमेटेड अमाउंट डाल देते हैं कि इतने पैसे जो हैं इस डिपार्टमेंट ने खर्च करने हैं, इतने पैसे इस एस्टिमेटेड तौर पर इसने डिपार्टमेंट ने खर्च करने हैं, इसने इतने खर्च करने हैं, इसने इतने खर्च करने हैं। ठीक है, तो जो खर्चे हम फ्यूचर के लिहाज से डिपार्टमेंट्स को डाल देते हैं कि इतने पैसे ये खर्च करेंगे, उसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। मसलन हमने कहा कि अगले साल हमारे 1 लाख रुपए खर्च होंगे। डिपार्टमेंट 1 जो है 1 लाख में से 30,000 खर्च करेगा। डिपार्टमेंट 2 जो है वो इस 1 लाख में से 50,000 खर्च करेगा। टोटल कितने पैसे खर्च होंगे, 30 जमा 50, 80,000। टोटल कितने खर्च होंगे, 1 लाख। तो फिर तीसरा डिपार्टमेंट कितने खर्च करेगा, 20,000। तो अब देख लें कि जो टोटल 1 लाख रुपए खर्च होने हैं फ्यूचर में, क्योंकि हम एस्टिमेटेड बात कर रहे हैं, हम अंदाजन बात कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो 1 लाख में से जब हम डिपार्टमेंट 1 को 30,000 डाल देंगे, डिपार्टमेंट 2 को 50,000 डाल देंगे और डिपार्टमेंट 3 को 20,000 डाल देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली तौर पर हमने हर डिपार्टमेंट को ये पैसे एलोकेट कर दिए कि ये डिपार्टमेंट इतने पैसे खर्च करेगा, ये डिपार्टमेंट इतने करेगा और ये डिपार्टमेंट इतने करेगा। तो जब कभी भी हम फ्यूचर के लिहाज से कॉस्ट को डिपार्टमेंट में चार्ज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर्स या डायरेक्टली चार्ज टू द डिपार्टमेंट्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
कि जो हमने तीनों डिपार्टमेंट पैसे बांट दिए हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ये मैंने थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल तौर पर बताने की कोशिश की है। न्यूमेरिकली मैं आपको जो है वो मजीद बताऊंगा, आपको मजीद इसकी समझ आएगी। अभी फिलहाल इसको जो है ना हम डेफिनेशन वाइज जो है ना वो पढ़ लेते हैं, और जिस वक्त मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में क्या कहा गया है? स्टेप नंबर टू कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को अपोर्शन किया जाता है। अब देखिए अपोर्शन कैसे किया जाता है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू कॉस्ट सेंटर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वन इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड अदर इज कॉल्ड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है। मैंने ये कहा था कि जी कुछ डिपार्टमेंट जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट कहलाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चीज को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी जो पैसे हमने एलोकेट किए हैं, जब एलोकेट कर लेंगे तो फिर इसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। कुछ पैसे जो है ना वो हम तकसीम कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और कुछ पैसे तकसीम कर देंगे हम सर्विस डिपार्टमेंट्स को। तो जब कभी भी दो डिपार्टमेंट्स के अंदर पैसे बांट दिए जाएं तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अपोर्शनमेंट। ये बात याद रख लें। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है कि वो जो 1 लाख रुपया हमने बांटा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग कर दें, सर्विस डिपार्टमेंट के अलग कर दें, दोनों डिपार्टमेंट के पैसों को अलग अलग जो है ना वो बांट दें, तो अलग अलग बांटने को हम क्या कहेंगे? अपॉर्शनमेंट कहेंगे। लेकिन एज ए होल जब पैसे बांट रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एलोकेशन कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलोकेशन में अपोर्शनमेंट में फर्क है। एलोकेशन में हम एज ए होल हर किसी को चार्ज कर देते हैं, और अपोर्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर देते हैं और कुछ जो है ना वो सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देते हैं। स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री ये कहता है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट को पैसे बांट दिए थे, तो सर्विस डिपार्टमेंट के पैसे जो खर्च हो रहे हैं, बेसिकली ये किसकी वजह से खर्च हो रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने की वजह से खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी प्रोडक्शन के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट पे, तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मजीद बांट दिया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पैसे मजीद जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जब कभी भी सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रीअपोर्शनमेंट। इसको क्या कहेंगे? रीअपोर्शनमेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी, ये भी आपको न्यूमेरिकली मैं आपको समझाऊंगा, और बताऊंगा कि कौन से स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, कौन कौन सी जगह पे आपको नजर आएगा। तो आए, थोड़ा सा जो है वो मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखता हूँ, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसमें एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या है, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या है, और रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या है। चलिए, बुक के अंदर ये वाला जो टॉपिक है, मैं आपको साथ ही बताता जाता हूँ, IAS 2। ये आपने नहीं पढ़ना, ये आपका ये टॉपिक जो है वो आपके कंटेंट्स में इंक्लूड नहीं है। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इररेलेवेंट टॉपिक है, और ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे समझ लें कि ये वाला टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूँ। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप नंबर वन कहाँ पे नजर आएगा आपको सॉल्यूशन के दौरान, स्टेप नंबर टू कहाँ पे नजर आएगा, और स्टेप नंबर थ्री कहाँ पे नजर आएगा। तो देखें, हमारे पास यहाँ पर इलिस्ट्रेशन नंबर वन लिखा हुआ है, और इलिस्ट्रेशन नंबर वन में वो कह रहा है कि LS लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, असेंबली एंड फिनिशिंग। कि कंपनी के दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। ये जरा देख लें थोड़ी देर के लिए कि कंपनी, सवाल कह रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो किस्म की हैं। एक का नाम क्या है? असेंबली डिपार्टमेंट, और दूसरे का क्या नाम है? फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब ये आपने याद रखने हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो हैं, एक है असेंबली और एक है फिनिशिंग। और फिर आपने याद रखना है कि दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। और सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक है मेंटेनेंस, एक है मेंटेनेंस, और दूसरा क्या है? कैंटीन। अब हमारे सवाल के अंदर जो है वो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो दो सर्विस डिपार्टमेंट।
ठीक हो गया। और अगर दो सर्विस और दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर दिए तो वो पूरी फैक्ट्री बन जाती है। ठीक हो गया। इस सवाल के अंदर हमारी पूरी फैक्ट्री चार डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। चल अब देखें जरा, वो कहते हैं द फॉलोइंग आर दी बजटेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। जहां पे लिखा हुआ ना बजटेड कॉस्ट, और फिर यहां पे लिखा हुआ है कि जी इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 20,000 रुपये का है, रेंट 15,000 रुपये का है, इलेक्ट्रिसिटी 10,000 रुपये की है, मशीन डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये है, इनडायरेक्ट लेबर 16,520 रुपये है। तो ये एक किस्म की इन्होंने एलोकेशन कर दी है। ये क्या कर दिया है? एलोकेशन। तो जब मैं कहूंगा ना कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स स्टेप नंबर 1, तो वो ये उसने सवाल में खुद ही कर दी है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 एलोकेशन। इसको क्या कहेंगे? एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। चले, तो ये बात अब आपको समझ आ गई कि एलोकेशन जो है वो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि कंपनी ने फ्यूचर में 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। उन 1 लाख रुपए को जो है ना, वो फिर मैंने कहा था कि 30,000 रुपये डिपार्टमेंट 1 पे खर्च हो गए, 50,000 रुपये डिपार्टमेंट 2 पे खर्च हो गए, और 20,000 रुपये डिपार्टमेंट 3 पे खर्च हो गए। तो मैंने इस तरह कुछ करके दिखाया था आपको। सवाल के अंदर भी यही काम किया हुआ है कि इनडायरेक्ट मटेरियल पे कितने पैसे खर्च होंगे? 20,000 रुपये। रेंट पे भी खर्च होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्च होंगे, मशीन डेप्रिसिएशन पे भी होंगे, इंटरेक्ट लेबर पे भी खर्च होंगे, और इन सारों को मिला के क्या कहेंगे कि ये उन्होंने एलोकेशन। ये था स्टेप 1। और ये इसी तरीके से ही होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। एलोकेशन का जो स्टेप है ये स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। बस आपको समझाने के लिए, बताने के लिए था कि जी एलोकेशन किसे कहते हैं। ठीक हो गया। चले, अब हम बात करते हैं कि जब जिस वक्त ये एलोकेशन कर दी जाएगी, तो फिर ये एलोकेशन जो है वो मजीद दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आएंगे, तो फिर री अपोर्शन की अपोर्शनमेंट की जाएगी। ठीक है, सॉरी दोबारा बोलता हूं, अपोर्शनमेंट की जाएगी। और अपोर्शनमेंट करने के लिहाज से मैंने कहा था कि कुछ पैसे जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट को दे देंगे, कुछ पैसे जो है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे। जब इन दोनों में यही सारे पैसे 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 16,520, इन्हीं खर्चों को या इन्हीं ओवरहेड्स को जब हम प्रोडक्शन में अलहदा और सर्विस में डिपार्टमेंट में अलहदा बांट देंगे, तो ये बांट देने का प्रोसेस क्या होगा? अपोर्शनमेंट कहलाएगा। बांट देंगे या डिवाइड कर देंगे, या थोड़े थोड़े पैसे हर डिपार्टमेंट को डाल देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपोर्शनमेंट कहेंगे। तो चलें थोड़ा सा अपोर्शनमेंट के लिहाज से थोड़ी सी बातें करते हैं। अभी मैंने कहा अपोर्शनमेंट करेंगे, तो अपोर्शनमेंट करने के लिहाज से हमने लफ्ज यूज किया डिवाइड कर देंगे, हमने कहा बांट देंगे। अब बांटेंगे कैसे? बांटने का भी तो कोई तरीकेकार होना चाहिए। जिस तरह आप अक्सर देखते हैं कि जिस वक्त बहन भाइयों के दरमियान में कोई जायदाद तकसीम की जा रही होती है, तो वो जायदाद कैसे तकसीम की जाती है आपने देखा होगा। मसलन मैं ये कहता हूं कि जी भाई को 2 हिस्से मिलते हैं इस्लाम के मुताबिक, और बहन को एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जायदाद है वो तकसीम होनी है, और उसमें भाइयों की तादाद भी एक है और बहन की तादाद भी एक है, ठीक है, तो वो अगर उन दोनों को, अगर बहन भाइयों को तकसीम करनी हो वो जायदाद, तो फिर किस किस तरीके से तकसीम करेंगे? भाई का हिस्सा 2, बहन का हिस्सा 1, टोटल मिला के कितना हुआ? 3। तो जब कभी भी मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि जी चले, 1 कनाल जमीन है, और एक एक कनाल जमीन जो है वो बांटनी है। ठीक है, भाई को भी हिस्सा देना है और बहन को भी हिस्सा देना है। तो हम क्या करेंगे? 1 कनाल जमीन में होते हैं 20 मरले। अब हम क्या करेंगे? 20 मरलों को हमने दोनों में तकसीम करने हैं। दोनों में तकसीम करने के लिहाज से जो टोटल जो जमीन है वो कितनी है? 20 मरले। ठीक है, यहाँ पे मैं 20, बल्कि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और मजीद फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं एक फिगर लिखता हूँ। जमीन है 30 मरले, 30 मरले है। ठीक है, अच्छा,
और एक बहन और एक भाई है, टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे? तीन हिस्से हो जाएंगे। तीन का मतलब क्या है? इसके अंदर दो हिस्सा किसका शामिल है? भाई का। और एक हिस्सा किसका शामिल है? बहन का। इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? तीन। 30 को तीन पे तकसीम करेंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। अब ये 10 का मतलब ये है कि 10 हिस्से होंगे। भाई को कितने मरले मिलेंगे? जरा दो कर देंगे तो भाई को मरले मिलेंगे 20। 30 में से 20 मरले जो हैं वो किसको मिलेंगे? भाई को। और 30 में से 10 जरब एक, बहन को कितने मरले मिलेंगे? 10। और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 30 पूरा हो जाएगा। ये देखिए, 20 × 10, ये 30 हो गया। अब ये देखें, हमने क्या किया? हमने यही किया कि हमारे पास टोटल अवेलेबल कितने मरले हैं? 30। 30 को किस तरह तकसीम करना है? तीन पे तकसीम करना है। जब तीन पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। 10 का मतलब ये है कि हर हिस्सा 10 कहलाएगा। अगर भाई का हिस्सा डबल है तो दो से जरब दे देंगे, बहन का हिस्सा सिंगल है तो एक से जरब दे देंगे। और इस तरह जो है वो 30 मरलों में से 20 मरले भाई को मिल जाएंगे और 10 मरले जो है ना वो बहन को मिल जाएंगे। टोटल मिला के 30 पूरे हो जाएंगे और इस तरह हमारा ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब हमने इस चैप्टर के अंदर भी यही काम करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि किस चीज को किस तरीके से बांटना है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं आपको कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, वो उसको किस तरीके से बांटना है। रेंट है तो उसको किस तरीके से बांटना है। इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको किस तरीके से बांटना है। मशीन डेप्रिसिएशन है उसको किस तरीके से बांटना है। इनडायरेक्ट लेबर है तो उसको किस तरीके से बांटना है। कॉमन सेंस ये कहती है, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। किराया अदा करना है। ठीक है। किराए की अमाउंट कितनी है? 15,000। ठीक है। किराया। अब जो किराया हम अदा करते हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का किराया अदा करते हैं। फैक्ट्री का टोटल किराया 15,000 पे। अब ये जो 15,000 पे हमने अदा किए हैं, फैक्ट्री के 15,000 पे अदा किए हैं, ये किराया फैक्ट्री के लिए अदा किया है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट बने हुए हैं? ये देखें, एक है असेंबली डिपार्टमेंट, एक है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दूसरा क्या है? एक है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एक है कैंटीन डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किराए की अमाउंट को चार डिपार्टमेंट में तकसीम किया जाएगा। अब चार डिपार्टमेंट में तकसीम किया जाएगा तो हमें क्या पता कि असेंबली का कितना एरिया है, फिनिशिंग का कितना एरिया है, मेंटेनेंस का कितना एरिया है, या कैंटीन का कितना एरिया, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो किराया है ये एरिया की बुनियाद पर तकसीम होता है। जिस तरह जमीन को तकसीम किया था हमने 2+1, तीन पे तकसीम करके डिवाइड किया था ना। तीन पे डिवाइड किया था ना। तो इसी तरीके से हमें ये नहीं पता कि असेंबली के पास कितना एरिया है, फिनिशिंग के पास कितना एरिया है, मेंटेनेंस के पास कितना एरिया है, और कैंटीन के पास कितना एरिया है। ये बात तो हमें पता है कि जो जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, किराया भी उसी में ज्यादा बांटा जाएगा। जो जितना कम एरिया कवर करेगा उसमें किराया भी कम बांटा जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? अपोर्शनमेंट में क्या करना है? मैं बड़े आसान से तरीके से ये आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, इन इनको कहा क्या कहेंगे? ओवरहेड्स कहेंगे। और इन ओवरहेड्स को जो है वो इन चार डिपार्टमेंट्स में बांटना है। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दो सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना है। और अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ किराया ही बांटना है, किराया को बांटने के लिहाज से जो हमारे पास बेस पता होना चाहिए, वो बेस क्या होगी? एरिया ऑक्युपाइड के नाम से। हम नीचे सवाल के अंदर हमारे पास जो है ना वो कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ मालूमात दी हुई हैं, जिसके जरिए हम जो है वो ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। जरा देखें थोड़ा सा इस सवाल में मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। अच्छा जी, जरा देखें थोड़ी देर के लिए।
एरिया स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है। अब इस एरिया स्क्वायर मीटर से क्या मुराद है कि जी असेंबली ने 1000 स्क्वायर मीटर कवर किया हुआ है। असेंबली जो डिपार्टमेंट है उसने 1000 स्क्वायर मीटर कवर किया हुआ है, फिनिशिंग ने 2000 स्क्वायर मीटर कवर किया हुआ है, मेंटेनेंस ने सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर कवर किया हुआ है, और कैंटीन ने भी 500 स्क्वायर मीटर कवर किया है। तो पूरी फैक्ट्री का एरिया कितना है? 4000 स्क्वायर मीटर। अब देख लें कि अगर मैं ये कहूं आपको कि जी अगर सिर्फ किराए की अमाउंट को आपस में डिवाइड करना है कि ये 15,000 पे जो किराया अदा किया है पूरी फैक्ट्री ने, इसमें से इस असेंबली के हिस्से में कितना आएगा, फिनिशिंग के हिस्से में कितना आएगा, मेंटेनेंस के हिस्से में कितना आएगा, और कैंटीन के हिस्से में कितना आएगा, तो ये जब हम इसको इन सारों में बांट देंगे तो बांट देने की प्रोसेस का नाम क्या होगा? अपोर्शनमेंट। और अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे? मैंने जिस तरह आपको सिखाया, जिस तरह हमने जमीन तकसीम करने का तरीकेकार कुछ सिखाया था, आपको ये वाला तरीका भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको देखते हैं कि अगर हम ये कहें असेंबली के लिए मैं लफ्ज यूज करता हूं ए। असेंबली के लिए क्या लफ्ज यूज करता हूं? ए। ए के हिस्से में किराया कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 15,000 टोटल किराया। किराए को हमेशा हमेशा ऊपर ही रखना है आपने, और डिवाइड कैसे करना है? टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? 4000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। और चूंकि असेंबली का हमने किराया कैलकुलेट कर रहे हैं तो असेंबली के लिहाज से असेंबली का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब असेंबली के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर यूज करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या आता है आंसर। आप भी यूज करें और आप भी जो है ना वो चेक करें कि आपको इसकी समझ आ रही है। देखिए जी, 15,000 तकसीम 4000 जरब 1000। तो असम्बली के हिस्से में कितना आ गया? 3750। असम्बली के हिस्से में कितना आया? 3750 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 में से 3750 रुपए की कॉस्ट जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा? असम्बली डिपार्टमेंट बर्दाश्त करेगा। अच्छा, 15,000 में से फिनिशिंग का कितना हिस्सा है? अगेन आप जो है ना वो इसको कैलकुलेट कर लें। देखिए, 15,000 तकसीम 4000 जरब 2000। तो फिनिशिंग के हिस्से में कितना आया? क्योंकि उसका एरिया 2000 स्क्वायर मीटर था, ठीक है, तो उसके हिस्से में कितना आया? 7500। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ आपको फिनिशिंग का खर्चा निकालें तो अगेन वही फार्मूला लिखेंगे कि 15,000 तकसीम टोटल एरिया वो कितना है? 4000। ठीक है, और जरब सिर्फ फिनिशिंग का अपना एरिया कितना है? 2000। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7500। ठीक है, तो अब इसके हिस्से में 7500 आ गया। अच्छा, फिर मेंटेनेंस का कितना एरिया है? 5000। तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1875। ये आप भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, 1875 मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आप भी कैलकुलेट कर लें। तो ये मैं मेंटेनेंस के लिए एम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं टाइम बचा रहा हूँ। और कैंटीन के लिए क्या होगा? कैंटीन का एरिया भी जो है ना वो कितना है? 500 स्क्वायर मीटर है, तो इसके हिस्से में भी कितना खर्चा आ जाएगा? 1875 इसके हिस्से में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस 15,000 रुपए को चारों डिपार्टमेंट में बांट दिया है। तो बांट देने की प्रोसेस का नाम क्या होगा? अपोर्शनमेंट। अब आए जरा इसका एक जो है ना वो थोड़ा सा इस पूरे सवाल को हल करने का तरीकेकार मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, देखिए, ये है एक स्ट्रक्चर जो कि आपने जो है वो अपोर्शनमेंट के सवाल के लिहाज से फिल इन करना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ओवरहेड्स लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस और
कैंटीन और उसके बाद टोटल का कॉलम बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि रेंट को हम डिवाइड करना सीख रहे हैं, तो रेंट को यहां पे लिखेंगे। फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होगा? बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट यही है कि हमने ये सारी वर्किंग की है, ठीक है। इस वर्किंग को हम क्या कहेंगे? वर्किंग वन, वर्किंग टू, क्योंकि हमारे पास पांच किस्म के अखराजात हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। हर किस्म के खर्चे के लिए हम जो है ना वो क्या करेंगे, वर्किंग का नाम दे देंगे, वर्किंग वन, ठीक है, वर्किंग टू, W2, ठीक है, वर्किंग थ्री, वर्किंग फोर और वर्किंग फाइव, ठीक है। मैंने फिलहाल जो है वो रेंट को सॉल्व किया है। तो रेंट को सॉल्व करने के बाद असेंबली के हिस्से में कितना आया? 3750। इसके हिस्से में कितना आया? फिनिशिंग के हिस्से में कितना आया? 7500। अच्छा, मेंटेनेंस के हिस्से में कितना आया? 1875। और थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। 1875। और कैंटीन के हिस्से में कितना आया? 1875, ठीक है। और इन सारे के सारे खर्चों का टोटल वही 15,000, जो कि हमें सवाल में पहले से दिया हुआ, ठीक है, 15,000। और ये एक जो है वो ओवरहेड मुकम्मल हो गया। अब इसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब देखें इनडायरेक्ट मटेरियल को किस किस तरीके से बांटना है। हमारे पास सवाल के अंदर जो है ना वो कुछ चीजें जो है ना वो दी हुई हैं, कुछ जो है वो हमारे पास आइडियाज दिए हुए हैं, हम उसके जरिए से हल करते हैं। देखें जरा, हमारे पास जो है वो चीजों को तकसीम करने के लिहाज से, ओवरहेड्स को तकसीम करने के लिहाज से कुछ चीजें दी हुई हैं। जैसे हमने जिस तरह कहा ना कि किराया को जो है ना हमने एरिया के हिसाब से बांट दिया है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि इन्हीं में से कोई एक वजह और भी ढूंढ सकते हैं कि जी इनडायरेक्ट मटेरियल को कैसे बांटना है। यहाँ पे देखें जरा, किलो वॉट आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, मशीन वैल्यू लिखा हुआ है, स्टाफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है और इंटरेक्ट लेबर लिखा हुआ है। इन सब में ढूंढें तो पता चलेगा कि इंटरेक्ट मटेरियल को इस बेस से बांटेंगे। कि इनडायरेक्ट मटेरियल को किस तरीके से बांटना है, जरा देख लें, दोबारा देख लें, डाटा कितना है? 20,000 रुपये का खर्चा है। इस 20,000 रुपये के खर्चे को हमने बांटना है। अब 20,000 रुपये खर्चे को कैसे बांटेंगे? देखिए वो खुद लिखा हुआ है कि 20,000 में से 7,000 किसको डाल देंगे? असेंबली को डाल देंगे। 20 में से 8,000 किसको डाल देंगे? फिनिशिंग को डाल देंगे। 20 में से 3,000 किसको डाल देंगे? मेंटेनेंस को डाल देंगे। 20 में से 2,000 किसको डाल देंगे? कैंटीन को डाल देंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन सारों को जमा करें तो आंसर कितना बनता है? 20,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 को तकसीम करने के लिहाज से उसने खुद ही बता दिया कि 7 असेंबली को दे दो, 8 फिनिशिंग को दे दो, 3 जो है वो मेंटेनेंस को दे दो और 2 कैंटीन को दे दो। तब हम क्या करेंगे, जरा वापस आए अपने सवाल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ वापस आए। तो सॉल्यूशन के लिहाज से आपका जो इंटरेक्ट मटेरियल है उसको हम अब राइट डाउन करते हैं। असेंबली के हिस्से में कितना आएगा? 7,000। फिनिशिंग के हिस्से में कितना आएगा? 8,000, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको देखूं। हाँ, 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। तो ये देखिए 3,000 और ये 2,000 और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 20,000। अच्छा, अब ये देखें, ये इस 20,000 रुपये को हमने चारों डिपार्टमेंट में बांट दिया। अब जरा दोबारा सोचें, ये हमने जो बांट दिया है, इस बांटने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अपॉर्शनमेंट कहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अब हमारा इसी तरह ही सारा सवाल हल होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली का बिल। बिजली का बिल कितना आया? वापस चलते हैं, जरा देखते हैं कि बिजली का बिल कितना आया था। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है, ये देखें,
बिजली का बिल ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी 10,000 रुपये का बिल आया है। अब ये जो 10,000 रुपये का बिल आया है, तो हर डिपार्टमेंट ने बिजली खर्च की होगी। जब हर डिपार्टमेंट ने बिजली खर्च की होगी तो हम देखते हैं कि असेंबली के हिस्से में कितना बिल आएगा, फिनिशिंग के हिस्से में कितना बिल आएगा, मेंटेनेंस के हिस्से में कितना आएगा, और कैंटीन के हिस्से में कितना आएगा। अब आप जरा सोचें कि बिजली का बिल किस तरीके से बांटते हैं। यहाँ पर सवाल में जो है ना वो कुछ हिंट दिए हुए हैं कि बिजली का बिल जो है वो एरिया के हिसाब से बांटते हैं, किलो वॉट आवर्स के हिसाब से बांटते हैं, या किसके हिसाब से बांटते हैं। तो मैं आपको टाइम बचाने के लिए पहले बता देता हूँ कि बिजली का बिल हमेशा किलो वॉट आवर्स के लिहाज से बांटते हैं। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि जी असेंबली ने कितने किलो वाट यूज किए हैं, 2750 किलो वाट यूज किए हैं। और फिनिशिंग ने कितने, 4500। मेंटेनेंस ने कितने, 1975। और कैंटीन ने कितने, 775। और देखें इंटरेस्टिंग बात देखें कि टोटल जो है वो कितने किलो वाट बन रहे हैं, 10,000 किलो वाट बन रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जी इस जो है ना वो बिजली के बिल को बांटने के लिहाज से फार्मूला क्या है, तो बड़ा सिंपल है। वो बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाता हूँ। देखिए, टोटल बिल कितना है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, ये वर्किंग थ्री का नाम दिया हुआ है ना, मैं वर्किंग थ्री ही कर, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग थ्री। पहले हमने वर्किंग वन और वर्किंग टू इस तरह की है, तो आप भी इस तरह जो है ना वो, अब वर्किंग थ्री मैं प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डिवाइडेड बाई टोटल किलो वॉट आवर्स, टोटल किलो वॉट आवर्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंबली के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। टोटल बिल कितना है, 10,000। टोटल किलोवाट और कितने हैं, 10,000, जरब असेंबली ने कितने यूज किए हैं, 2750। जब 2750 यूज किए हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आप भी चेक करें। मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आंसर आता है 2750 ही आता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कि 2750 जो असेंबली के मुताबिक आया हुआ है, हमने असेंबली के मुताबिक इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 2750। अच्छा, फिनिशिंग का कितना बनता है, 4500 बनता है, 4500 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब देखें, एक किस्म का हम जो है वो खर्चों को तकसीम करना सीख रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना खर्चा आएगा, किस डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना खर्चा आएगा, किस डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना खर्चा आएगा। ठीक है। अब हम मेंटेनेंस को भी डाल रहे हैं, मेंटेनेंस के हिस्से में 1975 आ जाएगा, और कैंटीन के हिस्से में 775 आ जाएगा, और मिला के सारों को मिला के ये कितना बन जाएगा बिल, 10,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। चले, अब रह गया मशीन डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कि जी इस सवाल के अंदर हमने जो मशीन डेप्रिसिएशन है वो किस हिसाब से बांटनी है। तो जरा देखें, यहाँ पर बेसिस दी हुई हैं, हमने ढूंढनी है कि किस तरीके से हमने मशीन डेप्रिसिएशन को बांटना है। तो जरा देखें, एरिया स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मशीन का जो जो डेप्रिसिएशन है सॉरी, एरिया के हिसाब से तो नहीं लगी होती मशीनें। ठीक है। किलो वॉट के हिसाब से भी नहीं लगी होती। मशीन वैल्यू, मशीन वैल्यू जो है वो, जो डेप्रिसिएशन होती है हमेशा मशीन की होती है, मशीन की वैल्यू की डेप्रिसिएशन होती है, तो लिहाजा डेप्रिसिएशन भी मशीन वैल्यू के हिसाब से हम बांट देंगे। ठीक है। अब देखें, मशीन वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए। ठीक है। असेंबली की कितनी है, 45,000। मीन्स के पूरी फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीनरी लगी हुई है, 45,000 रुपए की मशीनरी असेंबली में लगी हुई है, 35,000 रुपए की मशीनरी फिनिशिंग में लगी हुई है, 11,000 रुपए की मशीनरी मेंटेनेंस में, और 9,000 रुपए की मशीनरी जो है वो किस में लगी हुई है, कैंटीन में लगी हुई है। और टोटल कितनी मशीनरी लगी हुई है, 1,00,000 रुपए की मशीनरी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो जो है ना वो जो हमने एक्सपेंस को जो बांटना है, वो बांटना है किसको, मशीन डेप्रिसिएशन को। ये देखें जरा, ये लिखा हुआ है मशीन डेप्रिसिएशन कितनी है, 5,000। अब ये 5,000 को कैसे तकसीम करेंगे,
हम जरा थोड़ा सा फार्मूला भी बनाते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। देखें, यहां पर जो फार्मूला बनेगा ना, टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जिस जहां पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे टोटल टोटल डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल किलोवाट आवर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। जरा करते हैं इसको। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका नाम W4 रखेंगे। एक बात तो ये क्लियर कर लें, इसको क्या रखेंगे, W4 इसका नाम रखेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है W4। ठीक है, और फिर लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और लिखेंगे टोटल मशीन वैल्यू। मशीन वैल्यू, मैं एम वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखें जरा, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 5,000। और टोटल मशीन की वैल्यू कितनी है, 1,00,000। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई असेंबली के पास कितनी मशीनरी है, तो असेंबली के पास जो है ना वो 45,000 रुपए की मशीनरी है। ठीक है, तो अब इसको जो है ना वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। देखें जरा, ये है जी 5,000 तकसीम 1,00,000 जरब 45,000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,250। हमने क्या करना है, 2,250 रुपये हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी, सिर्फ किसकी, असेंबली की। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा देखते हैं। अब फिनिशिंग की कैलकुलेट करते हैं। फिनिशिंग कैसे होगी, 5,000 तकसीम 1,00,000 जरब कितनी वैल्यू थी, अ, जरा देखें कितनी वैल्यू थी। हाँ, 35,000 मशीन की वैल्यू फिनिशिंग में है, 11,000 मेंटेनेंस में, और 9,000 जो है वो उसमें है। ठीक है, चलें जी, 35,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 35,000, तो अब इसके हिस्से में कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 1,750। तो देखें, 1,750, ये यहाँ पे 1,750 आ जाएगा। ठीक है, ये 1,750। ठीक है, चले, अब इसको मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, आपको इंशाल्लाह इसकी मजीद समझ आ जाएगी। ये देखें जरा, 2,750 है, 4,500 है, 1,975, 775, 10,000। ठीक है, इसी तरीके से रेंट 3,750, 7,500, 1,875, 1,875, 15,000। और देखें, अब वो लिखा भी हुआ है सारा कुछ, देखें जरा, एलोकेटेड W1, एलोकेटेड W2। ठीक है, अच्छा, ये देखें W3, W4, W5। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ये भी मेंशन किया हुआ है कि जी इंटरेक्ट मटेरियल खुद ही बांट दिया उसने, इसलिए लफ्ज एलोकेटेड लिखा हुआ है। वो कहता है कि रेंट जो है वो एरिया के हिसाब से, तो यहाँ पे एरिया भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कहता है इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स के हिसाब से, तो देखिए हमने हमने भी किलोवाट आवर्स के लिहाज से किया है। तो ये भी चीजें मेंशन करनी है आपने कि हमने किस तरीके से उसको बांटा है। फिर मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन वैल्यू के हिसाब से बांटी है, तो देखिए मशीन वैल्यू भी लिख दिया और W4 भी लिख दिया। और इसी तरीके से इंडायरेक्ट लेबर जो है वो एलोकेटेड है, इसका मतलब है कि सवाल में दिया हुआ है, खुद ही तकसीम करके दिया हुआ है, तो आपने एज इट इज जो है ना उसको लिख देना है। तो देखिए जरा, मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी है, 2,250 है, 1,750 है, इसी तरीके से 550, इसी तरीके से 450, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 5,000। और फिर देखिए इंडायरेक्ट लेबर जो है ना वो कहता है एलोकेटेड है, इसका मतलब ये कि पहले से दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए जरा जाके, तो ये 1,600 दिया होगा, 2,220 दिया होगा, 11,200 दिया होगा, 1,500 दिया होगा, और इस तरह 16,520 दिया होगा। और इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। और ये सारे के सारे सवाल का नाम क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ
ओवरहेड्स, कि हमने ओवरहेड्स को अपोर्शन करना सिखा दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको जो है ना वो बिल्कुल सिंपल से तरीके से, बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, ताकि जो है ना ये वाला टॉपिक जो हमारा अपोर्शनमेंट का टॉपिक है, और ख़ास तौर पर अपोर्शनमेंट और इससे पहले एलोकेशन का जो टॉपिक है, ये हमारा जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि लफ्ज जो हमने तीसरे स्टेप पे पढ़ा था, वो पढ़ा था रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट क्या होती है और रीअपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि रीअपोर्शनमेंट का मतलब ये होता है कि हम इससे पहले स्टेप 2 में अपने ओवरहेड्स को दो एरियाज में तकसीम कर चुके हैं। कुछ खर्चे हमने डाल दिए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कुछ खर्चे डाल दिए हमने सर्विस डिपार्टमेंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो डिपार्टमेंट्स को जो है ना खर्चे डाले हैं। अच्छा सॉरी, दो डिपार्टमेंट्स के भी या दो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट, इनके अपने भी सब डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो सब डिपार्टमेंट है, एक को असेंबली कहते हैं, दूसरे को फिनिशिंग कहते हैं। ठीक है। और सर्विस के भी दो ही हैं, एक है मेंटेनेंस, एक है कैंटीन। अब क्या करना है आपने, रीअपोर्शनमेंट में क्या करना है, जो सर्विस डिपार्टमेंट को पैसे डाले हुए हैं, ये भी उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डाल देंगे। या इनके खर्चे भी जो है ना, अब कौन बर्दाश्त करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बर्दाश्त करेगा। तो जब कभी भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को असेंबली में अगेन बांट दिए जाएंगे, तो अगेन बांट देने का मतलब क्या है, रीअपोर्शनमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, रीअपोर्शनमेंट। अब देखें रीअपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, इसके मेथड्स कितने हैं, और ये सारे के सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करते हैं। चलें आए जरा थोड़ा सा सवाल की तरफ आए, ताकि जो है ना हमारे पास डाटा हो, और फिर हम उसको सवाल करने के लिहाज से जल्दी से फिल कर सकते। अच्छा जी। सबसे पहले तो ये देख लें कि अपोर्शनमेंट के लिहाज से हमारे पास तीन मेथड होंगे। हमें रीअपोर्शन करने के लिहाज से हम तीन तरीकों से सवाल को हल कर सकते हैं। अगेन नोट कर लें कि रीअपोर्शन करने के लिहाज से हम तीन मेथड्स के जरिए सवाल हल कर सकते हैं। और वो तीन मेथड्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं। पहला है, पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है स्टेप डाउन मेथड। और तीसरे मेथड का नाम है रेसिप्रोकल मेथड। तो ये बात नोट कर लें, देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द रीअपोर्शनमेंट प्रॉब्लम्स। नंबर वन डायरेक्ट मेथड, नंबर टू स्टेप डाउन मेथड, एंड नंबर थ्री रेसिप्रोकल मेथड। हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो खुद से ही मेंशन कर दिया जाएगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है या किस मेथड से सॉल्व करना है। मैं आपको एक एक करके तीनों मेथड पढ़ा देता हूँ। आप पढ़ने के लिहाज से तो मुकम्मल पढ़ लें, पेपर के लिहाज से जो है ना वो जो मेथड कहेगा वो आपने उस तरीके से हल कर देना है। सबसे जो आसान मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। कि हमने जब कभी भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीअपोर्शनमेंट। और रीअपोर्शनमेंट करने के लिहाज से हमने डायरेक्ट मेथड का सहारा लेना है। तो देखिए जरा किस तरह हम करते हैं। एक सवाल हम देख लेते हैं और उसके मुताबिक सवाल हल करते हैं। देखिए वो कहता है, द इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, द टोटल ओवरहेड एलोकेटेड एंड अपोर्शनड। देखें कितने जबरदस्त लफ्ज लिखे हुए हैं। वो कहता है कि जी टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपोर्शनड, कि एलोकेट भी कर दिए गए हैं, अपोर्शन भी कर दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, दो दो स्टेप तो उसने कर दिए हैं, अब आपने क्या करना है, आपने रीअपोर्शन करना है। और इंटरेस्टिंग बात देखें, अपोर्शन करने तक प्रोडक्शन किस कहां तक की है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट तक हमने जो है ना वो अपोर्शनमेंट कर दी है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में पैसे बांट दिए हैं। असेंबली डिपार्टमेंट के हिस्से में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 17,350। फिनिशिंग के हिस्से में कितने पड़े हुए हैं, 23,970। मेंटेनेंस के हिस्से में कितने पड़े हुए हैं, 18,600। और कैंटीन में कितने पड़े हुए हैं, 6600। एक बात आपको मैं जो है ना वो रिमाइंड करवा दूं, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था रीअपोर्शनमेंट में, कि हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के में बांट देना है, तो इसको कहते हैं रीपोर्शनमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मेंटेनेंस की कॉस्ट को उठाना है 18,600 को, और उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर देना है। फिर हमने कैंटीन की कॉस्ट को उठाना है 6600 और उठा के
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देना है। तो जब ये बांट देंगे तो फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी नील हो जाएगी और कैंटीन की भी कॉस्ट नील हो जाएगी, और इस तरह हमारा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उसने सवाल में जो इसको बांटने के तरीके के आर के लिहाज से जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उस पर अमल करते हैं। देखिए वो कहता है द कैंटीन फीड द स्टाफ दैट वर्क फॉर द कंपनी इन असेंबली एंड फिनिशिंग। वो कहता है कि कैंटीन फीड द स्टाफ दैट वर्क फॉर द कंपनी इन असेंबली एंड फिनिशिंग। वो कहता है कि कैंटीन जो है वो कैंटीन से जो खाना खाया जाता है वो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक असेंबली है और एक फिनिशिंग है। ठीक है। और फिर वो कहता है द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है। वो कहता है कि हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज कितने कितने हैं। असेंबली में 18 मजदूर काम करते हैं, फिनिशिंग में 30 मजदूर काम करते हैं, मेंटेनेंस में 12 हैं और कैंटीन के अपने 2 हैं। ये बात याद रख लें कि जब कभी भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया जा रहा होता है तो डायरेक्ट मेथड में जब हम रीअपोर्शनमेंट का प्रोसेस मुकम्मल कर रहे होते हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट की किसी भी मालूमात के ऊपर हमने तवज्जो नहीं करनी होती। तो इसका मतलब ये कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉयज कितने हैं, 12, और कैंटीन के 2 हैं। इनको छोड़ के बाकी की इंफॉर्मेशन हमने देखनी है कि असेंबली के कितने जो है ना मुलाजिम हैं और फिनिशिंग के कितने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैंटीन के पैसों को बांटेंगे, 6600 रुपए को बांटेंगे, तो फिर किन दोनों में बांटनी है, असेंबली में और फिनिशिंग में। तो फिर असेंबली के कितने मुलाजिम हैं, 18, फिनिशिंग के कितने हैं, 30, दोनों को मिला के कितने हुए, 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 6600 को बांटेंगे तो 6600 को तकसीम करेंगे 48 से और जरब देंगे 18 से, तो फिर असेंबली का खर्चा आ जाएगा। 6600 को हम तकसीम करेंगे 48 पे और जरब देंगे 30 से, तो फिर जो आंसर आ जाएगा वो किसका खर्चा हो जाएगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का खर्चा होगा। ठीक हो गया। फिर वो क्या कहता है, अभी जरा थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको सवाल हल करके दिखाऊंगा कि किस तरह सवाल हल करते हैं। वो कहता है द अमाउंट ऑफ द टाइम स्पेंट बाय द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विस इक्विपमेंट इन द असेंबली एंड द फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैज बीन एनालाइज एज फॉलोज। वो कहता है कि जी जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना, मेंटेनेंस का खर्चा वो किस तरह बांटना है कि असेंबली ने कितना मेंटेनेंस के पैसे बांटने हैं, 60% पैसे बांटने हैं, और फिनिशिंग ने कितने पैसे बांटने हैं, 40%। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम मेंटेनेंस के पैसों को बांटेंगे तो जितने भी पैसे पड़े हुए, कितने पैसे पड़े हुए, 18,600 पड़े हुए, 18,600 का 60% जो है असेंबली को दे दो। ठीक है। और 18,600 का 40% फिनिशिंग को दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस के पैसे भी नील हो जाएंगे। पहले कैंटीन के पैसे नील किए हैं, अब मेंटेनेंस के पैसे नील करेंगे और नील करके असेंबली और फिनिशिंग को डाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा आपका रीअपोर्शनमेंट का कंप्लीट हो जाएगा। जरा देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह सवाल हल करना है। इस तरह का जो है ना वो प्रोफार्मा बना होगा, इस तरह की जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बना होगा, और उसके अंदर हमने जो है ना वो सवाल को हल करना है। ठीक हो गया। जरा मैं आपको यहीं पर ही आपको सिखा देता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना टैब खाली है। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट लिखा हुआ है, असेंबली लिखा हुआ है, फिनिशिंग लिखा हुआ है, मेंटेनेंस लिखा हुआ है, कैंटीन लिखा हुआ है, और टोटल कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है। आपने भी ऐसे ही बनाना है, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने कॉलम बना लेंगे और एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। फिर लिखा हुआ है टोटल फ्रॉम दी अबव। ये जो लफ्ज लिख रहा है टोटल फ्रॉम दी अबव, इसका मतलब ये कि सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है। तो फिर ये जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिख देते हैं। असेंबली की अमाउंट कितनी है, 17,350। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जरा, 17,350। और फिनिशिंग की कितनी है, 23,970। ये देखें, 23,970। अच्छा, फिर देखें मेंटेनेंस की कितनी है, 18,600, और कैंटीन की 6600। देखें एज इट इज उसने जो है ना बकाया कि लिख दिया है हमने। ठीक है। और ये इन सारों का टोटल कितना है, 66,520। ये तो है सवाल, ये तो सवाल में दिया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका सीख लें। हमने क्या करना है, ये बात याद रखने, ये बड़ा नॉलेज पॉइंट है कि दो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं सर्विस के, दोनों को बांटना है, और बांटना किस में है, प्रोडक्शन के दो डिपार्टमेंट में, असेंबली में और फिनिशिंग में। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले किसको बांटे, पहले किसको बांटे।
जरा मेंटेनेंस और कैंटीन में से हम ये फैसला करना हमारे लिए मुश्किल है कि पहले किसको बांटें। तो ये बात याद रख लें कि पहले उस डिपार्टमेंट को बांटेंगे जिस डिपार्टमेंट ने जरा डिपार्टमेंट को सर्व किया होगा। जरा सोचें एक मिनट के लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कैंटीन डिपार्टमेंट में से, इन दोनों में से किस डिपार्टमेंट ने जरा डिपार्टमेंट को सर्व किया। मेंटेनेंस किस चीज की जाती है? मशीनरी की जाती है। तो मशीनरी तो सिर्फ दो डिपार्टमेंट के पास है, असेंबली की और फिनिशिंग के पास है। कैंटीन के पास तो कोई मशीनरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ दो डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, और कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो मेरे ख्याल में जरा डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। कैंटीन वाले चाय शाय पिलाते हैं, खाना शाना खिलाते हैं, बताएं किसको खिलाते हैं? मेंटेनेंस के एम्प्लॉयज को भी खिलाते होंगे, फिनिशिंग के एम्प्लॉयज को भी खिलाते होंगे, और असेंबली के एम्प्लॉयज को भी खिलाते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो जरा डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। जो जितना ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा होता है उसकी कॉस्ट को सबसे पहले नील करते हैं, उसकी कॉस्ट को सबसे पहले उठा के बाकी डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। तो जरा देखें, कैंटीन की कॉस्ट को नील करने के लिहाज से या कैंटीन की कॉस्ट को उठा के बांटने के लिहाज से आपने क्या काम करना है। कैंटीन के देखिए यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं 6600 रुपये प्लस में। जब आपने इसके पैसों को बांटेंगे तो फिर नीचे वाले कॉलम में क्या करेंगे, एक दफा माइनस कर देंगे। पहली बात तो ये याद कि कैंटीन के पैसों को बांटना है, कैंटीन के पैसों को जो है ना वो नील करना है। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर तो प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए हमने यहाँ पे इसको एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो फिर क्या होगा, जब इसको माइनस में लिखेंगे तो ये उठा के फिर किस में बांटेंगे, असेंबली में और फिनिशिंग में। और असेंबली और फिनिशिंग के लिहाज से हमने कैसे कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंटीन के जो इम्प्लॉयज हैं और कैंटीन के जो पैसे हैं वो असेंबली की और फिनिशिंग के एम्प्लॉयज में बांट देंगे। तो इनका दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 48। तो फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वर्किंग आपको सिखा देता हूँ। वर्किंग कैसे होगी, टोटल कितने हैं, 6600। 6600 तकसीम असेंबली और फिनिशिंग के एम्प्लॉयज मिला के कितने हैं, 48। और चूंकि सबसे पहले हमने किसको हिस्सा देना है, असेंबली को देना है, तो असेंबली के एम्प्लॉयज कितने हैं, 18। तो जब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2475 आ जाएगा। अब ये 2475 हमने क्या करना है, असेंबली के कॉलम में लिख देंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये असेंबली। फिर दूसरा कौन सा है, फिनिशिंग का। फिनिशिंग में क्या करेंगे, अगेन 6600 तकसीम कितने से करेंगे, आप भी जरा दोहराएं, 48 से तकसीम करेंगे। और जरब किससे करेंगे, फिनिशिंग के एम्प्लॉयज के साथ। फिनिशिंग के एम्प्लॉयज कितने हैं, 30। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4125 आ जाएगा। और ये 4125 उठा के कहाँ डाल देंगे, फिनिशिंग के कॉलम में लिख देंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो कैंटीन के पैसे हैं ये सारे के सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने हैं। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से, असेंबली और फिनिशिंग। मेंटेनेंस को कोई हिस्सा नहीं देना, इसलिए यहां पे डैश। डायरेक्ट मेथड का मतलब भी यही होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठा के सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दें, और मेंटेनेंस के किसी भी डिपार्टमेंट को हिस्सा ना मिले, या सर्विस डिपार्टमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट को हिस्सा ना मिले। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। अगेन सुन लें कि डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, कि जब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देते हैं तो फिर सारे के सारे पैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही तकसीम करते हैं, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को वो पैसे नहीं देते। नहीं देते तो इसलिए फिर उसके कॉलम में देखें, यहाँ पर डैश लगाए। डैश लगाने का मकसद ही यही है कि इसको पैसे नहीं देने, या इसको इससे पैसे नहीं बर्दाश्त करवाने। ठीक है ना, कि ये 6000 पे जो है ये कैंटीन के पैसे हैं, कैंटीन का खर्च हुआ है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट बर्दाश्त कर रहे हैं, एक असेंबली और एक फिनिशिंग। वो कहता है कि डायरेक्ट मेथड की ये खसूसियत है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब एलोकेट हो रही होती है तो किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को उसकी कॉस्ट बर्दाश्त करने के लिए नहीं कहते। ये है डायरेक्ट मेथड की खसूसियत। ठीक हो गया। अब देखें, एक और चीज देख लें कि देखें कैंटीन के पैसे 6000 पे प्लस में हैं, ये सॉरी 6600 प्लस में है, ये 6600 माइनस में है। तो नेट आंसर क्या बचेगा, जीरो। यहाँ पे देख लें, जीरो।
आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब इसके खाते से पैसे उठा के हमने असेंबली और फिनिश में डाल दिए हैं। अब देखें, और फिर नाम क्या लिखेंगे, रीअपोर्शनमेंट भी लिखेंगे। और किसको रीअपोर्शन कर रही हैं, कैंटीन के पैसों को रीअपोर्शन कर रहे हैं, मींस के कैंटीन के पैसों को उठा के मजीद बांट रही हैं, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट कैंटीन। क्लियर हो गया। और यहां पर बेसिस ऑफ अपोर्शन में क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बुनियाद पर बांट रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे एम्प्लॉयज। और इसको W1 का नाम क्यों देंगे, क्योंकि हमने यहां पर इसको वर्किंग की है, और वर्किंग का नाम क्या है, W1। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा खर्चा रह गया है, मेंटेनेंस का खर्चा रह गया है। मेंटेनेंस के खर्चे को भी अब ये पोर्शन कर देते हैं, इसको नील कर देते हैं। नील करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, और यहां पर हम बिल्कुल इसके सामने मेंटेनेंस के कॉलम में इसके सामने हम इसको माइनस में लिखेंगे। जब माइनस में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम रीअपोर्शन कर रहे हैं मेंटेनेंस। ठीक है। अब मेंटेनेंस को जो रीपोर्शन कर रहे हैं, सवाल में उसने लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस के पैसे जो है ना वो परसेंटेज की बुनियाद पर जो है ना वो बांटेंगे। देखें ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये 60% और ये 40%, इन दोनों परसेंटेजेस की बुनियाद पर जो है ना ये पैसे खर्च करेंगे। तो जरा देखें कैसे जो है ना वो रीपोर्शन करेंगे। टोटल पैसे कितने हैं, 18,600। 18,600 का 60% कैलकुलेट करें तो वो बनता है 11,160। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये पोर्शन इसकी भी समझ आ जाए। W2 का नाम से दूंगा इसको। ठीक है। और W2 जो है वो असेंबली को कितना जाएगा और फिनिशिंग को कितना जाएगा, तो हम लिखेंगे 18,600 ज़रब 60 तकसीम 100। तो आंसर आ जाएगा 11,160। ठीक है। और ये 11,160 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, और 40% ये बनता है, ये लिख देंगे। और फिर क्या होगा कि जब ये पैसे नील करेंगे, तो ऊपर से एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि अब असेंबली के अपने पैसे थे 17,350, उसको कैंटीन से ये पैसे मिले, और मेंटेनेंस से ये पैसे मिले, इन तीनों को जमा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 30,985 बन जाएगा। ठीक है। अब इधर आ जाए फिनिशिंग की तरफ। फिनिशिंग के अपने कितने खर्चे थे, 23,970। उसे कैंटीन से कितने मिले, 4,125। उसको मेंटेनेंस से कितने मिले, 7,440। सारों को मिला के कितना हो गया, 35,535। और अब देखें, ये प्लस था, ये माइनस थी, और ये जीरो हो गया। ये प्लस था, ये माइनस थी, ये जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल के कॉलम में भी यही काम करने हैं। टोटल कॉलम में भी देख लें जरा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये देखें ये माइनस में। तो ये दोनों प्लस को इकट्ठा करें, और इसमें से 66 से माइनस कर दें, ये आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, और इस तरह जो है वो। अच्छा, अब इसको टोटल करेंगे, 66,520 रुपये। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो टोटल करेंगे तो 66,520 ही हो। और इस तरह सवाल मुकम्मल हो जाएगा। ये था रीअपोर्शनमेंट का प्रोसेस। अब तक जो आज के सेशन में हमने सीखा है, वो हमने 3 स्टेप्स कैलकुलेट करने सीखे हैं। नंबर 1 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने डायरेक्ट एलोकेशन की है। और डायरेक्ट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि ये एलोकेशन हमने सवाल में ही गिवन होती है, हमें इसके बारे में कोई ज्यादा मजीद तगदो नहीं करनी पड़ती। आपने इस स्टेप के लिहाज से ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन स्टेप 2 पे हमने क्या किया कि हमने जो एलोकेटेड कॉस्ट दी हुई थी सवाल के अंदर, इसको हमने 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। कुछ जो है ना वो खर्चे हमने डाल दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कुछ डाल दिए सर्विस डिपार्टमेंट में। इन दोनों में जो खर्चे डाले हैं, इसको डालने का प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अपोर्शनमेंट। लेकिन स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो हमने सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट डाली हुई थी, उसी को उठा के दोबारा वापस जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीअपोर्शनमेंट। और इस तरह हमारे 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। ठीक है। इससे आगे जो चौथा और पांचवा स्टेप है, और एक छठा स्टेप भी होगा, वो हम जो है ना वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसके लिहाज से अगर कोई चीज़ भी आपने डिस्कस करनी हो, तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो भी कोई जो है ना वो प्रॉब्लम होगा, वो बड़े आसानी तरीके से जो है ना वो आपको समझ आ जाएगा। चलें, नेक्स्ट सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।